Myself, Dr. Suman Sharma, and will continue the NMR spectroscopy. In the last lecture, I have given you the very brief idea about the NMR spectroscopy. Today we start an introduction of NMR spectroscopy. The phenomena of nuclear magnetic resonance was first discovered in 1946 and it has been applied for the structure elucidation of organic compounds since 1960. This technique involves transition of a nucleus from one spin state to another with the absorption of radiation in the radio frequency region of the electromagnetic spectrum. The energy of this region is much smaller than the energies required for vibrational transition, IR spectroscopy and इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी. अब मैं इसको हिंदी में बताऊंगी आपको. नाभिकीय चुंबकीय अनुनाद परिघटना की खोज सर्वप्रथम 1946 में हुई तथा सन 1960 से इस तकनीक का उपयोग कार्बनिक यौगिकों की संरचना ज्ञात करने में किया जाने लगा. इस तकनीक में विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम की रेडियो आवृत्ति क्षेत्र की ऊर्जा अवशोषण के द्वारा नाभिक एक स्पिन स्टेट से दूसरी स्पिन स्टेट में चला जाता है और इस क्षेत्र की ऊर्जा कंपन संक्रमण यानी IR स्पेक्ट्रोस्कोपी और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन यानी UV स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए आवश्यक ऊर्जा से बहुत कम होती है. रेडियो आवृत्ति absorption of radio frequency radiation brings about nuclear spin transition from lower energy stable state to higher energy unstable state and a signal is observed. Thus, a plot of signal intensities versus the frequencies of absorption constitute an NMR spectrum. This technique is used to find out the presence of 1H, 13C, 19F, 31P, etc. nuclei in the molecules. रेडियो आवृत्ति क्षेत्र की ऊर्जा के अवशोषण से नाभिकीय संक्रमण निम्न स्थायी ऊर्जा स्तर से उच्च अस्थायी ऊर्जा स्तर में होता है और एक सिग्नल प्राप्त होता है तथा इस सिग्नल की तीव्रता एवं अवशोषण की आवृत्ति के बीच यदि हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं तो वो हमें नाभिकीय चुंबकीय अनुनाद स्पेक्ट्रम कहलाता है और इस तकनीक की सहायता से हम अणुओं में 1H, 13C, 19F, 31P आदि नाभिकों की उपस्थिति का पता लगा सकते हैं. अब यदि हम इसकी प्रोटॉन NMR की प्रॉपर डेफिनेशन देना चाहें तो वो क्या होगी. व्हेन NMR इज यूज्ड टू स्टडी द प्रोटॉन्स इन मॉलिक्यूल then it is called proton magnetic resonance और 1H NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी. जब अणुओं में उपस्थित प्रोटॉन का अध्ययन NMR की सहायता से किया जाता है तब उसे प्रोटॉन चुंबकीय अनुनाद स्पेक्ट्रोस्कोपी कहा जाता है. प्रोटॉन्स आर इनवेरिएबली प्रेजेंट इन द मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स and have their high natural abundance. प्रोटॉन प्राय सभी कार्बनिक यौगिकों में पाए जाते हैं एवं उनकी उच्च नेचुरल बाहुल्यता प्राकृतिक बाहुल्यता होती है. Their NMR spectra provide information about their number, type and nature along with their electronic and protonic
environments. प्रोटॉन चुंबकीय अनुनाद स्पेक्ट्रोस्कोपी यौगिकों में प्रोटॉन की संख्या, उनके प्रकार एवं प्रकृति की जानकारी तो देते ही हैं और उसके साथ उनके इलेक्ट्रॉनिक और प्रोटोनिक वातावरण की जानकारी भी देते हैं। तो ये तो जनरल एक इंट्रोडक्शन हुआ कि एनएमआर की खोज कब हुई और इससे हम ऑर्गेनिक कंपाउंड की संरचना का पता लगा सकते हैं। इनकी जो एनर्जी होती है, रेडियो फ्रीक्वेंसी जो विज़न के अंदर ये जो इनकी एनर्जी होती है वो यूवी और आईआर जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है उससे काफ़ी कम होती है। रेडियो आवृत्ति की जो फील्ड होता है उसके अंदर इसका स्पेक्ट्रा प्राप्त होता है। अब हम यदि बात करें कि न्यूक्लियर स्पिन क्या होता है, तो जैसा कि इसका नाम है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस इज़ द पार्ट ऑफ एटम। और हम जानते हैं कि एटम के अंदर क्या क्या चीज़ होती है, प्रोटॉन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन्स आर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स एंड न्यूट्रॉन्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो और हम लोगों ने छोटी क्लासेस के अंदर ये भी पढ़ा है, 4 तरह के हमने जो है वो क्वांटम नंबर्स पढ़े हैं। उसके अंदर एक जो नंबर होता है दैट इज़ स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर का मतलब है कि यदि हम किसी भी न्यूक्लियस की यदि हम बात करते हैं तो उसके 2 रोटेशन पॉसिबल होते हैं। न्यूक्लियस अपने एक्सिस पर घूमता है तो उसके अंदर 2 रोटेशन होते हैं। एक तो वो या तो क्लॉकवाइज घूमेगा या वो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। अब इसी चीज़ को हम यदि यहाँ पर बताना चाहें तो ये हमने एक डायग्राम के द्वारा इसको बता रखा है। फॉर प्रोटॉन्स देयर आर ओनली 2 ओरिएंटेशन, पैरेलल और एंटी पैरेलल to the applied field which is characterized by the lower and higher energy state। है ना, समझ में आया? जो प्रोटॉन है उसके 2 ओरिएंटेशन पॉसिबल हैं, या तो वो पैरेलल होगा या वो एंटी पैरेलल होगा यदि हमने वहाँ पर कोई भी बाहरी चुंबकीय क्षेत्र लगाया हुआ है। जो आपका लोअर स्टेट होगा उसमें कम एनर्जी की ज़रूरत होगी, और जो हायर स्टेट होगा यानी एंटी पैरेलल होगा उसके अंदर हमको हाई एनर्जी स्टेट की ज़रूरत होगी। द न्यूक्लियर स्पिन इन हाई एनर्जी स्टेट आर एंटी पैरेलल टू द फील्ड। ये मैंने इस डायग्राम के अंदर बता रखा है। द न्यूक्लियस हैज़ टू बी एब्जॉर्ब एप्रोप्रिएट क्वांटम ऑफ एनर्जी in the electromagnetic spectrum to transform low energy state to high energy state। जब न्यूक्लियस अपनी निम्नतम अवस्था में होता है तो वो उसकी स्थायी अवस्था कहलाती है। जब निम्नतम अवस्था से वो हाई या उच्चतम जो है एनर्जी वाली स्टेट के अंदर जाता है, उच्च ऊर्जा वाली अवस्था में जाता है, तो उसको कुछ जो एनर्जी है वो देनी पड़ती है, यानी वो कुछ जो एनर्जी है वो एब्जॉर्ब करता है। लेकिन जो हायर स्टेट है जिसको कि हम अस्थायी अवस्था भी कहते हैं, जब हायर स्टेट से वो वापस लोअर स्टेट के अंदर आता है तो कुछ जो एनर्जी है वो एमिट होती है, उत्सर्जित होती है, और हमको जब वो नीचे अपनी स्थायी अवस्था में हमको एक सिग्नल प्राप्त होता है, और वही जो सिग्नल है वो NMR सिग्नल कहलाता है। ये इस डायग्राम के अंदर मैंने बता रखा है। एंड आपका एक्स एक्सिस पर तो मैग्नेटिक फील्ड है, वाई एक्सिस पर ये एनर्जी है। नीचे जो है वो लो एनर्जी स्पिन ऑफ द न्यूक्लियस शो कर रखा है, ऊपर है आपका हाई एनर्जी स्पिन ऑफ द न्यूक्लियस, और दोनों का जो डिफरेंस है, डिफरेंस इन स्पिन स्टेट दैट गिव्स NMR सिग्नल। इट इज़ बेसिक कंसेप्ट और इट इज़ बेसिक फंडामेंटल ऑफ NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी।
Now, each spinning nucleus has magnetic dipole moment and behave like a small bar magnet. जब कोई भी न्यूक्लियस अपनी एक्सिस पर रोटेट करता है तो उसके रोटेशन से एक एंगुलर मोमेंटम पैदा होता है। ये आप पहली छोटी क्लासेस के अंदर पढ़ चुके हैं। और एंगुलर जो मोमेंटम है उसकी वजह से जो आपका न्यूक्लियस है वो एक छोटे स्मॉल बार मैग्नेट की तरह से बिहेव करने लगता है। और यदि हम द मैग्नेटिक मूमेंट इज़ रिप्रेजेंटेड विद एन एरो, द टेल ऑफ द एरो इज़ द साउथ पोल while head is the north pole. When a spinning nucleus is placed in an external magnetic field, each small bar magnet will orient itself. For example, orientation is quantized. ये इसके अंदर ये बता रखा है कि जब स्पिनिंग न्यूक्लियस एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है तो जो यहाँ पर हमने जो एरो से शो कर रखा है, जो टेल ऑफ द एरो है वो तो आपका साउथ पोल बताता है, और हेड ऑफ द जो एरो है, जो उसका हेड एरो का जो हेड है वो आपका नॉर्थ पोल बताता है। यदि हम इस न्यूक्लियस को किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो उसका जो बिहेवियर है वो इस तरह से शो होता है। ठीक है ना। मैग्नेटिक फील्ड का मतलब ये है कि जब उसको कोई भी आप बाहरी मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करोगे तो उसके अंदर भी नॉर्थ पोल होगा और साउथ पोल होगा। यदि नॉर्थ पोल होगा और यदि आपका मैग्नेट का नॉर्थ पोल है तो उसमें रिपल्शन होगा, और यदि आपका मैग्नेट का साउथ पोल है और आपका ये आपका जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है उसका नॉर्थ पोल है तो अट्रैक्शन होगा। सिंपल सी बात है, जैसे कि हम लोग जो है जानते हैं। अब बात आती है न्यूक्लियर स्पिन, नाभिकीय स्पिन। ठीक है। अभी अभी हमने बात करी कि क्वांटम नंबर के अंदर जब हमने पढ़ा था स्पिन नंबर को हम आई से डिनोट करते हैं, और किसी भी न्यूक्लियस के लिए केवल दो ही स्पिन पॉसिबल है, या तो वो जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा या फिर वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा। तो अब इसको हम कैसे बताएंगे? द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एन atomic nucleus involved in the NMR experiment is the nuclear spin I. Its value depends upon the mass number and the atomic number of that nucleus. Mass number is given in subscript and atomic number is given in subscript in the nucleus as shown below. जो न्यूक्लियर स्पिन है, किसी भी एटॉमिक न्यूक्लियस के लिए यदि हम न्यूक्लियर स्पिन की बात करते हैं तो उसको आई से डिनोट किया जाता है, और ये जो न्यूक्लियर स्पिन है ये दो चीज़ों पर निर्भर करती है, एक तो न्यूक्लियस के मास नंबर पर और दूसरे एटॉमिक नंबर पर। यहाँ पर इसको हमने एक टेबल के द्वारा बता रखा है। इस टेबल के अंदर क्या दे रखा है हमने? न्यूक्लियस है, विभिन्न तरह के न्यूक्लियस हैं, उनके मास नंबर दे रखे हैं, उनके एटॉमिक नंबर दे रखे हैं। मास और एटॉमिक नंबर के आधार पर हम ये बता सकते हैं कि उसकी न्यूक्लियर स्पिन क्या होगी। अब यदि हम प्रोटॉन की बात करते हैं, प्रोटॉन क्या है आपका? 1H1। ठीक है ना। प्रोटॉन इज़ 1H1। 1H1 का मतलब है उसका मास नंबर ऑड है और एटॉमिक नंबर भी ऑड है, तो उसका न्यूक्लियर स्पिन क्या होगा? हाफ होगा। अब यदि हम 6C13 की बात करते हैं, 6C13 के अंदर भी मास नंबर आपका ऑड है और एटॉमिक नंबर आपका इवन है, तो इसकी भी न्यूक्लियर स्पिन हाफ होगी। अब यदि हम फ्लोरीन की बात करें, 9F19, फ्लोरीन के अंदर मास नंबर भी ऑड है, एटॉमिक नंबर भी ऑड है, इसका न्यूक्लियर स्पिन होगा हाफ।
अब बोरोन को यदि लें हम तो बोरोन का क्या है 5b11, इसका मास नंबर ऑड है और एटॉमिक नंबर भी ऑड है, तो इसकी जो स्पिन होगी दैट इज़ 3/2। अब यदि एल्यूमिनियम को लें 13 एल्यूमिनियम 27, तो इसका मास नंबर ऑड है, इसका एटॉमिक नंबर ऑड है, तो इसकी न्यूक्लियर स्पिन कितनी होगी 5/2 होगी। अब यदि हम 6c12 की बात करते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं कि मास नंबर भी इवन है और एटॉमिक नंबर भी इवन है, तो जो न्यूक्लियर स्पिन होगी वो ज़ीरो होगी। अब यदि हम ऑक्सीजन को लेते हैं 8O16, इसके अंदर क्या है, जो मास नंबर है वो इवन है और जो एटॉमिक नंबर है वो भी इवन है, तो इसकी जो न्यूक्लियर स्पिन है वो भी ज़ीरो होगी। अब यदि हम नाइट्रोजन की बात करें, नाइट्रोजन के अंदर क्या है आपका 7N14, इसके अंदर मास नंबर इवन है और एटॉमिक जो नंबर है वो ऑड है, तो इसकी न्यूक्लियर स्पिन होगी 1। इसी तरह से यदि 1H2 की बात करते हैं, यहाँ पर मास नंबर इवन है और एटॉमिक नंबर ऑड है, तो इसकी जो न्यूक्लियर स्पिन है वो भी 1 होगी। ठीक है, ये तो इस टेबल के अंदर मैंने बता रखा है। अब इससे हमें क्या क्या चीज़ समझ में आती है, ये जो हमने बताए हैं आपको स्पिन नंबर, इससे हमें क्या चीज़ समझ में आती है ये देखना है। यदि हम देखते हैं कि ऐसे न्यूक्लियस जिनकी न्यूक्लियर स्पिन 1/2 है, 3/2 है, 5/2 है, एक्सेट्रा, तो इस तरह के जो न्यूक्लियस हैं ये स्पिन एक्टिव कहलाते हैं। ठीक है, अब यदि हम बात करें कि जिनकी न्यूक्लियर स्पिन ज़ीरो है, ऐसे न्यूक्लियस जिनकी की न्यूक्लियर स्पिन ज़ीरो है, दे आर स्पिन इनएक्टिव न्यूक्लियस। ठीक है, अब यदि हम बात करें ऐसे न्यूक्लियस की जिनकी स्पिन 1 है, तो दे आर स्पिन एक्टिव न्यूक्लियस, लेकिन जब हम इनका NMR स्पेक्ट्रा लेते हैं तो NMR के अंदर इनका एक बहुत ब्रॉड स्पेक्ट्रा आता है। ब्रॉड स्पेक्ट्रा आता है तो हम उस पर्टिकुलर कंपाउंड का जो है वो स्ट्रक्चर के बारे में पता नहीं कर सकते हैं। अब यदि मैं इसको यहाँ पे आपको बताना चाहूँ, द न्यूक्लियस हैविंग न्यूक्लियर स्पिन हाफ, 3/2, 5/2, 7/2 etc. are spin active and can be detected by NMR spectroscopy, while those having nuclear spin I is equal to 0 are spin inactive and cannot be detected by this technique. Nuclei which have nuclear spins I is equal to 1 are also spin active, but their NMR signals are very broad and give no useful information. वे नाभिक जिनके अंदर न्यूक्लियर स्पिन हाफ है, 3/2 है, 5/2 है, ये इस तरह के जो न्यूक्लियाई हैं वो आपके सक्रिय स्पिन वाले होते हैं तथा NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी द्वारा उनकी उपस्थिति का पता लगाया जा सकता है। वे नाभिक जिनके लिए नाभिकीय स्पिन का मान 0 होता है, वे अक्रिय स्पिन इनएक्टिव वाले होते हैं तथा NMR टेक्निक से इनका पता नहीं लगाया जा सकता है। इसी प्रकार वे नाभिक जिनके लिए I इज इक्वल टू 1 होता है, वे सभी सक्रिय स्पिन वाले होते हैं तथा उनके NMR सिग्नल बहुत चौड़े होते हैं और किसी भी प्रकार की उपयोगी जानकारी नहीं देते। अतः हम उनका कार्बनिक जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में पता नहीं लगा सकते हैं। तो ये न्यूक्लियर स्पिन के बारे में अपन ने पढ़ा। अब आगे का जो अपन को पढ़ना है इसके अंदर कि कितने तरह के
न्यूक्लियस होते हैं उनके चारों तरफ की जो सराउंडिंग है वो क्या होती है। तो ये सब चीज़ें जो हैं हम आगे पढ़ेंगे। न्यूक्लियस शील्डिंग क्या होता है, न्यूक्लियस डी शील्डिंग क्या होता है, और उनके तो उसको हम आगे की क्लास के अंदर पढ़ेंगे। थैंक्स।